वाराणसी की तंग गलियों में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। घाटों पर जलती आरतियों की लौ हवा में कांप रही थी और गंगा का पानी सुनहरे रंग में चमक रहा था। उसी शहर की एक पुरानी हवेली की खिड़की पर खड़ी अनाया जाने क्यों हर शाम उसी दिशा में देखती थी जहां से सूरज डूबता था। उसे हमेशा लगता था कि वो किसी का इंतजार कर रही है, जबकि उसे खुद नहीं पता था किसका। बचपन से ही उसे एक अजीब सपना आता था, रेत का विस्तृत मैदान, दूर तक फैला आकाश और कोई पुरुष स्वर जो उसे उसके नाम से पुकारता था, पर वह नाम अनाया नहीं होता था। हर बार वह चौंक कर उठ बैठती, दिल तेजी से धड़कता, हथेलियां पसीने से भीगी हुई। उसकी माँ कहती, तुम्हारी कल्पना बहुत तेज है, लेकिन अनाया जानती थी कि वह सिर्फ कल्पना नहीं है। कभी कभी उसे ऐसे दृश्य दिखते जो उसने कभी देखे ही नहीं, एक विशाल किला, ऊंची प्राचीरें, सफेद पत्थरों का आंगन और लाल चुनरी में लिपटी एक लड़की जो दर्पण में खुद को देख रही है। वो लड़की उससे मिलती जुलती थी, पर उसकी आंखों में अजीब उदासी थी। अनाया उन दृश्यों को झटक देती, पर वे उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। एक दिन विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के नोटिस बोर्ड पर एक सूचना लगी, राजस्थान के एक प्राचीन किले में शोध यात्रा। अनाया इतिहास की छात्रा थी और प्राचीन स्थापत्य में उसकी विशेष रुचि थी। जैसे ही उसने उस किले की तस्वीर देखी, उसका दिल एक पल को रुक गया। वही प्राचीरें, वही आंगन, वही खिड़कियां, वही जगह जिसे वह वर्षों से सपनों में देखती आ रही थी। उसने बिना एक पल गंवाए अपना नाम सूची में लिख दिया। यात्रा का दिन आया। बस वाराणसी से निकलकर लंबी सड़कें पार करती हुई राजस्थान की ओर बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर बदलते दृश्य हरे खेतों से सूखी धरती तक उसे भीतर तक विचलित कर रहे थे। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंच रहे थे, उसके भीतर कुछ जाग रहा था। बस जैसे ही किले के सामने रुकी, अनाया की सांस अटक गई। वो विशाल संरचना सूर्यास्त की रोशनी में खड़ी थी, जैसे सदियों से उसका इंतजार कर रही हो। किले के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते ही उसके कदम खुद ब खुद एक दिशा में मुड़ गए। बाकी छात्र गाइड के साथ थे, पर अनाया अनजाने में भीड़ से अलग हो गई। वो पत्थर की सीढ़ियां चढ़ती हुई एक पुराने महलनुमा हिस्से में पहुंची। वहां एक कमरा था, जिसके दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे लगा वह कमरा कभी उसका था। वह दरवाजे को छूते ही कांप उठी। आंखों के सामने अचानक दृश्य बदल गया। वही कमरा सजा हुआ था, दीवारों पर दीप जल रहे थे और दर्पण के सामने वही लाल चुनरी वाली लड़की खड़ी थी। किसी ने पीछे से आकर उसे पुकारा, मृणाल। अनाया का सिर घूम गया। उसने दीवार का सहारा लिया। तभी पीछे से आवाज आई, आप ठीक हैं? वह मुड़ी। सामने एक युवक खड़ा था, लंबा, गहरी आंखें और चेहरे पर चिंता की हल्की रेखा। उसका नाम आदित्य था। वह भी शोध दल का हिस्सा था, पर अनाया ने उसे पहले ध्यान से नहीं देखा था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, दोनों कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गए। अनाया को लगा उसने उसे पहले देखा है, बहुत पहले, किसी और समय में। आदित्य की आंखों में भी वही अजनबी सी पहचान थी। आप यहाँ अकेली कैसे आ गईं? उसने पूछा। अनाया ने धीमे से कहा, मुझे लगा मैं इस जगह को जानती हूँ। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अजीब है, मुझे भी ऐसा ही लगा। दोनों कुछ देर उस बंद कमरे के सामने खड़े रहे। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। आदित्य ने मजाक में कहा, शायद हम दोनों किसी पुराने जन्म में यहाँ रहते थे। वह हंसा, पर अनाया हंस नहीं पाई। उसके भीतर कुछ सिहर गया। अगले कुछ दिनों तक वे दोनों शोध कार्य के बहाने किले के अलग अलग हिस्सों में जाते रहे। हर बार जब वे किसी नए कक्ष में प्रवेश करते, अनाया को कुछ अजीब सा परिचित लगता। कभी उसे दीवार पर उकेरे गए चिन्ह का अर्थ पहले से पता होता, कभी उसे पता होता कि किस मोड़ के बाद क्या आएगा। आदित्य ने एक दिन पूछा, क्या तुम्हें सच में पहले से सब पता होता है, या तुम बस अंदाजा लगा लेती हो? अनाया ने उसकी ओर देखा, काश मैं कह पाती कि यह सिर्फ अंदाजा है। एक शाम वे दोनों किले की सबसे ऊंची प्राचीर पर पहुंचे। नीचे दूर तक फैला रेगिस्तान था और सूरज ढल रहा था। हवा में रेत की हल्की गंध थी। अनाया की आंखें अनायास भर आईं।
उसे वही सपना याद आ गया, रेत, आकाश और कोई उसे पुकारता हुआ। आदित्य उसके पास खड़ा था, चुपचाप। अचानक उसके होठों से निकला, मृणाल। अनाया ने झटके से उसकी ओर देखा। तुमने क्या कहा? आदित्य खुद चौंक गया। मैंने कुछ नहीं। पर दोनों जानते थे कि उसने वही नाम लिया था जो अनाया ने अपने दृश्य में सुना था। उस रात अनाया को सपना नहीं आया, बल्कि सपना जैसे जागते हुए आया। उसे लगा वह उसी किले में है, पर समय अलग है। वह लाल जोड़े में सजी है। बाहर युद्ध का शोर है। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वही आवाज, मृणाल, चलो मेरे साथ अभी। वह आवाज आदित्य की थी, पर उसका चेहरा अलग था, वस्त्र अलग थे। वो उसे बचाना चाहता था, पर वह वहीं खड़ी रह गई थी। आग की लपटें उठीं, धुआं, चीखें, और फिर सब अंधेरा। सुबह जब वह जागी तो उसका दिल भारी था। उसने आदित्य को सब बताने का निश्चय किया। वे दोनों किले के पिछवाड़े एक पुराने कुएं के पास बैठे। अनाया ने बिना रुके सब कह दिया, सपने, नाम, आग, आवाज। आदित्य लंबे समय तक चुप रहा। फिर उसने कहा, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे भी अजीब दृश्य दिखते हैं। एक युद्ध, एक वादा और एक अधूरी बात। उसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। कल रात मैंने ये नाम लिखा था, पता नहीं क्यों। कागज पर लिखा था, मृणाल। हवा एक पल को थम गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे किसी गहरे रहस्य की दहलीज पर खड़े हों। दूर कहीं बादल गरजे। अनाया के भीतर अचानक एक स्पष्ट चित्र उभरा, कुएं के नीचे कोई गुप्त मार्ग जो महल के भीतर जाता है। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लगता है इस कुएं के नीचे कुछ है। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो बस मुस्कुरा दी, मुझे याद है। उस दिन उन्होंने गाइड से अनुमति लेकर उस हिस्से की जांच करने का फैसला किया। पुराने अभिलेखों में सचमुच एक गुप्त सुरंग का उल्लेख था, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। जैसे जैसे वे पत्थर हटाते गए, हवा में एक ठंडक फैलती गई। सुरंग खुली तो भीतर अंधेरा था, पर अनाया को लगा वह इस रास्ते से पहले भी गुजरी है। वे दोनों टॉर्च लेकर भीतर बढ़े। दीवारों पर पुराने चित्र थे, एक राजकुमारी और एक सैनिक। उनके चेहरे धुंधले थे, पर आंखें वैसी ही थीं जैसी अनाया और आदित्य की। सुरंग के अंत में एक छोटा सा कक्ष था। वहां पत्थर की एक चौकी और उसके ऊपर एक पुराना संदूक। आदित्य ने धीरे से उसे खोला। भीतर एक चांदी का कंगन और एक मुहर थी, जिस पर नाम उकेरा था, मृणाल। अनाया के हाथ कांपने लगे। उसने कंगन उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके सामने दृश्य फिर बदल गया। वो वही कंगन पहने खड़ी है, और सामने वही सैनिक, जो उससे वादा कर रहा है कि वो लौटेगा। लेकिन वह नहीं लौटा, या शायद लौटा, पर बहुत देर से। सुरंग में अचानक हवा तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी कांपी। आदित्य ने अनाया का हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में अजीब सी पहचान थी, जैसे सदियों पुराना वादा फिर जीवित हो उठा हो। अनाया ने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक गहरा प्रश्न था, क्या वे सचमुच लौट आए हैं? क्या अधूरी कहानी फिर से लिखी जाने वाली है? ऊपर किले की प्राचीर पर हवा और तेज चलने लगी। सूरज ढल चुका था, अंधेरा गहराता जा रहा था। सुरंग के भीतर खड़े वे दोनों जैसे समय की परतों के बीच फंस गए थे। अनाया ने धीरे से कहा, इस बार आग नहीं होगी, है ना? आदित्य ने उसका हाथ और कस लिया। इस बार हम देर नहीं करेंगे। सुरंग से बाहर निकलते ही आसमान में बिजली चमकी। पहली बारिश की बूंद रेत पर गिरी। अनाया ने ऊपर देखा। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से उसका नाम पुकारा हो। इस बार अनाया नहीं, मृणाल भी नहीं, बल्कि दोनों का मिला हुआ कोई स्वर। वह आवाज हवा में घुल गई। आदित्य उसके पास खड़ा था, भीगा हुआ, पर उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो उसने अपने स्वप्न में देखी थी। किले की दीवारें गवाह थीं कि कोई कहानी अधूरी रह गई थी, और शायद वही कहानी अब फिर से शुरू हो चुकी थी। बारिश उस शाम देर तक होती रही। किले की भीगी दीवारों से मिट्टी और पत्थर की मिली जुली गंध उठ रही थी। शोध दल के बाकी सदस्य अपने अपने कमरों में लौट चुके थे, पर अनाया की आंखों में नींद नहीं थी। सुरंग में मिला कंगन अब भी उसकी हथेली की गर्मी संजोए हुए था।
उसने उसे अपने बैग से निकाला और खिड़की के पास बैठकर देर तक देखती रही। चांदी पर उकेरे गए बारीक फूल, भीतर की तरफ हल्का सा घिसाव, जैसे किसी ने वर्षों तक उसे पहना हो। जैसे ही उसने कंगन अपनी कलाई पर पहनने की कोशिश की, उसके भीतर कुछ थरथर आया। धातु उसकी त्वचा से छूते ही ठंडी नहीं, बल्कि अजीब तरह से गर्म लगी। उसी क्षण उसकी दृष्टि धुंधली हुई और कमरे की जगह उसे वही प्राचीन महल दिखाई देने लगा। दीवारों पर दीप, आंगन में घोड़े बंधे और दूर कहीं रणभेरी की आवाज। वो अपने ही शरीर में थी, पर नाम अलग था। कोई दासी उसके बाल संवार रही थी और कह रही थी, राजकुमारी मृणाल, आज महल के बाहर मत जाइए। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उसे पहले से पता हो कि वह चेतावनी अनसुनी करेगी। उधर आदित्य भी अपने कमरे में बेचैन टहल रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी मुहर थी जो संदूक से मिली थी। उसने उसे मेज पर रखा, फिर उठाकर रोशनी में देखा। उस पर उकेरा चिन्ह किसी राजघराने का प्रतीक लगता था। उसे याद आया कि बचपन में उसने एक बार इसी तरह का चिन्ह अपनी नोटबुक में बिना सोचे बना दिया था और उसके पिता ने हंसते हुए पूछा था कि यह किस राज्य का झंडा है। तब वह जवाब नहीं दे पाया था। अब वह चिन्ह सामने था, ठोस, वास्तविक। उसने मुहर को अपनी हथेली में दबाया और आंखें बंद की। तुरंत उसके भीतर दृश्य कौंधा। वो एक सैनिक है, कंधों पर कवच, कमर में तलवार, और सामने वही राजकुमारी जिसकी आंखें समुद्र सी गहरी हैं। वो उससे कह रहा है, मैं लौटूंगा मृणाल, चाहे कुछ भी हो। उसके शब्दों में दृढ़ता थी, पर आंखों में छिपा भय भी। अचानक युद्ध का शोर, धूल और घोड़ों की टापें गूंज उठीं। आदित्य ने आंखें खोल दी। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। अगली सुबह शोध दल को किले के अभिलेख कक्ष में जाना था। पुराने दस्तावेजों में किले के अंतिम युद्ध का विवरण मौजूद था। अनाया और आदित्य साथ साथ वहां पहुंचे। कमरे में लकड़ी की अलमारियां थीं, जिनमें ताड़पत्र और पुराने कागज सावधानी से रखे थे। एक वृद्ध अभिलेखपाल ने उन्हें युद्ध से संबंधित दस्तावेज दिखाए। अनाया के हाथ कांप उठे जब उसने पढ़ा, राजकुमारी मृणाल ने अंतिम क्षण तक किले को नहीं छोड़ा। उसके नीचे लिखा था, सैनिक अर्जुन युद्धभूमि से लौट न सका। अनाया की दृष्टि धुंधली हो गई। उसने धीरे से आदित्य की ओर देखा। अर्जुन, वो बुदबुदाए। आदित्य ने अनजाने में कहा, मेरा नाम अर्जुन क्यों नहीं है? दोनों चुप हो गए। शब्द जैसे हवा में अटक गए थे। दिन भर वे अभिलेख पढ़ते रहे। हर पंक्ति किसी अधूरी कहानी का टुकड़ा लगती। युद्ध अचानक नहीं हुआ था, भीतर से विश्वासघात हुआ था। किसी ने किले के गुप्त मार्ग की जानकारी शत्रुओं को दे दी थी। अनाया को याद आया कि सुरंग का रास्ता कुएं से होकर जाता है। क्या वही मार्ग था? क्या किसी ने वही रास्ता दिखाया था? उसका दिल डूबने लगा। शाम होते होते आकाश फिर बादलों से भर गया। किले की ऊंची दीवारों पर हवा सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। अनाया ने आदित्य से कहा, मुझे लगता है कि हमें उस सुरंग में फिर जाना चाहिए। आदित्य ने बिना सवाल किए सिर हिलाया। वे टॉर्च लेकर फिर नीचे उतरे। इस बार सुरंग का अंधेरा और गहरा लगा। दीवारों पर उकेरे चित्रों को उन्होंने ध्यान से देखा। एक चित्र में सैनिक और राजकुमारी साथ खड़े थे, पर दूसरे में सैनिक अकेला दिखाया गया था, तलवार उठाए, और उसके पीछे कोई छाया सी आकृति। आदित्य ने उस छाया को रोशनी में देखा। ये कौन है? उसने पूछा। अनाया के मन में अचानक एक नाम उभरा, विक्रम। उसने खुद को चौंकते हुए पाया। तुमने क्या कहा? आदित्य ने पूछा। मुझे लगा किसी का नाम था। उसने माथा पकड़ लिया। दृश्य उसके भीतर टूटे कांच की तरह चमक रहे थे। कोई दरबार में झुककर प्रणाम कर रहा है, पर उसकी आंखों में ईर्ष्या है। वही व्यक्ति रात में किसी से गुप्त बातचीत कर रहा है। वही व्यक्ति सुरंग का नक्शा दिखा रहा है। सुरंग के अंत में उस छोटे कक्ष में पहुंचकर उन्होंने चौकी के नीचे की जमीन पर ध्यान दिया। वहां पत्थरों की जड़ाई थोड़ी अलग थी। आदित्य ने एक पत्थर हटाया। नीचे एक और छोटा खांचा था, जिसमें मुड़ी तुड़ी चिट्ठी जैसी कोई चीज रखी थी। सावधानी से खोलने पर पता चला कि वो कपड़े का टुकड़ा है, जिस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा है। अनाया ने टॉर्च पास लाई। लिखा था, यदि मैं लौट न सकूं, तो सत्य खोज लेना।
विश्वासघात भीतर है। नीचे हस्ताक्षर अर्जुन। आदित्य का गला सूख गया। उसने धीमे से कहा, यह मैंने लिखा था। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह वाक्य जैसे स्वयं उसके भीतर से निकला था। अचानक सुरंग में तेज हवा चली और टॉर्च कुछ पल के लिए बुझ गई। अंधेरे में अनाया को लगा कि कोई तीसरा भी वहां मौजूद है। उसे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई पीछे से गुजर रहा हो। उसने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। यहाँ कोई है, उसने फुसफुसाया। रोशनी वापस आई, पर सुरंग खाली थी। फिर भी दोनों के दिल की धड़कनें तेज थीं। बाहर निकलते समय अनाया ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे दीवार पर उकेरी छाया मुस्कुरा रही हो। रात में होटल लौटकर अनाया ने फिर वही कंगन पहना। इस बार दृश्य और स्पष्ट था। दरबार सजा हुआ था। विक्रम नाम का वह व्यक्ति राजा के सामने झुका खड़ा था और उसके शब्दों में छल था। वह अर्जुन पर संदेह जता रहा था। वह राजकुमारी के बहुत निकट है, वह कह रहा था। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। मृणाल की आंखों में आक्रोश था, पर वह चुप थी। उसी रात अर्जुन को सीमावर्ती युद्ध पर भेज दिया गया। जाते समय उसने कहा था, जब लौटूंगा तो सब ठीक कर दूंगा। पर लौटने से पहले ही किले पर हमला हो गया। मृणाल ने सुरंग का रास्ता अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगा अर्जुन उसी रास्ते से लौटेगा। आग की लपटें उठी और धुएं में सब कुछ खो गया। अनाया हाँफते हुए जागी। उसके गाल आंसुओं से भीगे थे। उसने तुरंत आदित्य को संदेश भेजा, मुझे सब याद आ रहा है। कुछ ही मिनटों में दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य सामने था, उसकी आंखों में भी वही बेचैनी। मुझे भी, उसने कहा। वे दोनों कमरे के भीतर बैठ गए। अनाया ने पूरा दृश्य बताया, विक्रम, दरबार, युद्ध, आग। आदित्य ने कहा, मुझे युद्ध का अंत याद आया है। मैं लौटा था, पर किला जल चुका था। मैंने सुरंग से प्रवेश किया, पर देर हो चुकी थी। उसके शब्द टूट रहे थे। मैंने कंगन वहीं छोड़ा था, ताकि अगर कभी कभी हम लौटें तो पहचान सकें। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई थी। अनाया ने धीरे से कहा, तो क्या हम सच में वही हैं? आदित्य ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस उसकी कलाई पर कंगन को देखा, जो अब जैसे चमक रहा था। उसी समय खिड़की के बाहर किसी की परछाई सी गुजरी। दोनों चौंके। आदित्य ने दरवाजा खोला, पर गलियारा खाली था। फिर भी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अगले दिन किले में एक स्थानीय इतिहासकार उनसे मिलने आया। उसने बताया कि किले के विश्वासघात की कहानी आज तक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि विक्रम नाम का एक दरबारी अचानक गायब हो गया था। उसका कोई वंशज आज भी पास के गांव में रहता है। अनाया और आदित्य ने एक दूसरे को देखा। इतिहासकार ने और भी बताया कि किले के अंतिम युद्ध की रात आकाश में भयंकर तूफान आया था, जैसे प्रकृति भी उस त्रासदी की साक्षी हो। अनाया के मन में अचानक दृढ़ता आई। हमें उस गांव जाना होगा, उसने कहा। शाम ढलते ही वे दोनों गांव की ओर निकले। रास्ता सुनसान था, हवा में रेत उड़ रही थी। गांव पहुंचकर उन्होंने पुराने घरों के बीच एक जर्जर हवेली देखी। दरवाजे पर एक वृद्ध बैठा था। उसकी आंखें गहरी और पैनी थीं। उसने बिना पूछे कहा, तुम दोनों फिर आ गए। अनाया का दिल धड़क उठा। आप हमें पहचानते हैं? वृद्ध मुस्कुराया, कहानियां लौटती हैं, चेहरे बदल जाते हैं। आदित्य ने आगे बढ़कर पूछा, विक्रम? वृद्ध ने हाथ उठाकर उसे रोका। कुछ नाम समय के साथ भी नहीं मिटते। हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। अनाया को लगा जैसे अतीत और वर्तमान एक दूसरे में घुल रहे हैं। वृद्ध ने कहा, जो अधूरा था वह पूरा करने आए हो। उसकी आवाज में व्यंग्य भी था और थकान भी। आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, इस बार कोई विश्वासघात नहीं होगा। वृद्ध की आंखों में क्षण भर के लिए क्रोध चमका, फिर वह हंस पड़ा। देखते हैं, उसने कहा। वापस लौटते समय आकाश में बिजली चमकी। अनाया ने महसूस किया कि कहानी सिर्फ स्मृतियों तक सीमित नहीं है। कोई और भी है जो इस पुनर्मिलन से असहज है। किले की दीवारें दूर से दिखाई देने लगीं। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। जो भी होगा, साथ होगा, उसने कहा। अनाया ने उसकी ओर देखा।
उसके भीतर अब डर कम था और एक अजीब सी दृढ़ता अधिक। उसे लगा कि इस जन्म में आग की जगह बारिश होगी और अधूरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पर हवा में तैरती वह छाया अब भी उनका पीछा कर रही थी, जैसे अतीत का कोई हिस्सा अभी शांत नहीं हुआ हो। गांव से लौटने के बाद रात किले पर असामान्य रूप से भारी उतर आई थी। हवा में रेत घुली हुई थी और बादलों के पीछे छिपा चांद कभी कभी दीवारों पर फीकी रोशनी डाल जाता था। अनाया बालकनी में खड़ी थी, उसकी कलाई पर वही चांदी का कंगन हल्की चमक लिए हुए था। उसे बार बार वृद्ध की आवाज याद आ रही थी, तुम दोनों फिर आ गए। उस वाक्य में सिर्फ पहचान नहीं थी, जैसे आरोप भी था। आदित्य कमरे के भीतर टहल रहा था। वो हर आवाज पर चौंक जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य निगाह उनका पीछा कर रही हो। हमें सावधान रहना होगा, उसने धीमे स्वर में कहा। अनाया ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, इस बार हम देर नहीं करेंगे। रात गहराते ही अनाया को फिर दृश्य दिखाई देने लगे, पर इस बार वे सपने नहीं थे। वह जाग रही थी। सामने दीवार पर परछाइयां हिल रही थीं और अचानक वे आकार लेने लगी, दरबार, दीप, झिलमिलाते वस्त्र। विक्रम राजसभा में खड़ा था, उसके होठों पर धीमी मुस्कान। वह राजा के कान में कुछ कह रहा था। शब्द साफ नहीं थे, पर अर्थ स्पष्ट था। अर्जुन पर संदेह, मृणाल पर निगरानी। अनाया के भीतर एक तीखी पीड़ा उठी। उसने आंखें बंद की तो दृश्य बदल गया। अर्जुन युद्धभूमि में था, घोड़े पर सवार, तलवार उठाए। धूल और धुएं के बीच उसने एक बार मुड़कर किले की दिशा देखी थी। उस नज़र में लौटने का वादा था। अनाया की सांस भारी हो गई। तुम्हें क्या दिख रहा है? आदित्य ने पूछा। वो उसकी ओर मुड़ी। सब कुछ, और कुछ भी साफ नहीं। अगली सुबह शोध दल को किले के पश्चिमी हिस्से की खुदाई करनी थी। वही हिस्सा जहां इतिहासकार ने कहा था कि युद्ध के बाद सबसे अधिक विनाश हुआ था। अनाया और आदित्य चुपचाप वहां पहुंचे। मिट्टी हटाते समय एक पुराना पत्थर उखड़ा और उसके नीचे धातु की चमक दिखाई दी। सावधानी से साफ करने पर एक टूटी तलवार मिली। उसकी मूठ पर वही राजचिन्ह उकेरा था जो मुहर पर था। आदित्य के हाथ स्वतः उस तलवार पर जा टिके। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके भीतर बिजली सी दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि यह तलवार उसने उठाई थी, इसी से अंतिम वार किया था। उसने बुदबुदाया, मैं लौटा था, मैं सच में लौटा था। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। वहां धुंधली स्मृति नहीं, स्पष्ट दर्द था। दोपहर में वे दोनों अकेले प्राचीर पर गए। नीचे दूर गांव दिखाई देता था जहां वह वृद्ध रहता था। अनाया ने कहा, मुझे लगता है विक्रम का वंश अभी खत्म नहीं हुआ। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, और अगर वही हमें देख रहा है। हवा तेज हो गई। तभी नीचे आंगन में उन्हें वही वृद्ध दिखाई दिया। वह शोध दल के गाइड से बात कर रहा था, पर उसकी नजरें बार बार ऊपर उठ रही थीं, जैसे वह जानता हो कि वे उसे देख रहे हैं। अनाया के भीतर बेचैनी फैल गई। वो हमें रोकना चाहता है, उसने कहा। आदित्य ने उत्तर दिया, या शायद सच से डरता है। उस रात किले में अचानक बिजली चली गई। पूरा परिसर अंधेरे में डूब गया। दूर कहीं दरवाजा चरमराया। अनाया ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी कांप रही थी। गलियारे में कदमों की आहट गूंजी। आदित्य बाहर निकला। मोड़ पर एक छाया तेजी से सरकी। वे दोनों उसके पीछे दौड़े। छाया सुरंग की दिशा में मुड़ी। सीढ़ियां उतरते समय अनाया का दिल जोर से धड़क रहा था। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा, सुरंग का पत्थर का ढक्कन खुला था। कोई अभी अभी भीतर गया था। चलो, आदित्य ने कहा। सुरंग के भीतर हवा पहले से अधिक ठंडी थी। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी। दूर से धीमी आवाज आई, जैसे कोई पत्थर खिसक रहा हो। वे दोनों तेजी से आगे बढ़े। अंत वाले कक्ष में पहुंचकर देखा कि चौकी के पास की जमीन खोदी गई थी। वहां से एक और संकरा रास्ता खुलता था, जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। आदित्य ने टॉर्च भीतर डाली। रास्ता और नीचे जा रहा था। अनाया के भीतर अचानक स्पष्ट स्मृति जागी। यही वह जगह थी जहां अर्जुन ने अंतिम बार तलवार रखी थी। यहाँ, उसने कहा। वे नीचे उतरे। नीचे एक गोलाकार कक्ष था। बीच में पत्थर की वेदी और उसके पास राख सी बिखरी हुई।
दीवार पर एक चित्र अधूरा था, राजकुमारी और सैनिक साथ खड़े, पर उनके बीच आग की लपटें। उसी समय पीछे से आवाज आई, कुछ कहानियां मिट जानी चाहिए। वे मुड़े। वही वृद्ध खड़ा था, हाथ में लालटेन। उसकी आंखों में इस बार व्यंग्य नहीं, ठंडी कठोरता थी। आदित्य आगे बढ़ा। तुम कौन हो? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, विक्रम का रक्त कभी खत्म नहीं हुआ। मैं उस वंश का अंतिम नहीं हूँ। उसकी हंसी सुरंग में गूंज उठी। हर जन्म में तुम दोनों लौटते हो, और हर बार तुम्हें अधूरा छोड़ दिया जाता है। अनाया के भीतर क्रोध और भय एक साथ उठे। इस बार नहीं, उसने कहा। वृद्ध ने लालटेन ऊंची उठाई। तुम्हें लगता है स्मृतियां ही सत्य हैं। सत्य वह है जो जीवित रहता है। उसने वेदी पर रखे पत्थर को ठोकर मारी। अचानक छत से रेत गिरने लगी। सुरंग कांप उठी। आदित्य ने अनाया का हाथ पकड़ा। ऊपर चलो। वे दौड़े। पीछे से वृद्ध की आवाज आई, अतीत को मत जगाओ। पर इस बार अनाया रुकी नहीं। ऊपर पहुंचते ही सुरंग का हिस्सा धंस गया। धूल का गुबार छा गया। जब सब शांत हुआ तो वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिया। किले में अफरा तफरी मच गई। शोध दल ने इसे प्राकृतिक धंसाव कहा, पर अनाया और आदित्य जानते थे कि यह संयोग नहीं था। रात में वे फिर प्राचीर पर मिले। आकाश साफ था, तारों से भरा। अनाया ने धीमे से कहा, वह हमें रोक नहीं पाया। आदित्य ने उसकी ओर देखा। क्योंकि इस बार हम डर नहीं रहे। कुछ क्षणों के लिए सब शांत था। फिर अनाया के भीतर एक अंतिम स्मृति स्पष्ट हुई। अर्जुन ने युद्ध से लौटकर वेदी के पास शपथ ली थी कि यदि कभी अवसर मिला तो वह अधूरी कथा पूरी करेगा। उसने वही शब्द दोहराए, बिना सोचे। आदित्य ने वही शब्द उसके साथ कहे। दोनों चुप हो गए। हवा अब ठंडी नहीं, हल्की लग रही थी। दूर कहीं गांव की दिशा में धुआं उठता दिखाई दिया। अनाया ने देखा, पर कुछ कहा नहीं। उसे महसूस हुआ कि अतीत की पकड़ ढीली हो रही है। सुरंग का धंसना जैसे किसी बंद अध्याय का संकेत था। फिर भी कहानी अभी पूरी नहीं थी। अभी भी प्रश्न थे, विक्रम का वंश, विश्वासघात का पूरा सच, और वो अंतिम क्षण जब आग ने सब कुछ निगल लिया था। आदित्य ने उसकी कलाई थाम ली। कंगन अब स्थिर था, बिना किसी असामान्य चमक के। हम अंत तक जाएंगे, उसने कहा। अनाया ने सिर हिलाया। इस बार उसके भीतर भय नहीं, स्पष्ट निर्णय था। रात की हवा में कोई पुकार नहीं थी, कोई छाया नहीं। सिर्फ दो धड़कनों की एक सी लय, जो जैसे सदियों की दूरी पार कर फिर साथ आ गई थी। सुरंग के धंस जाने के बाद किले का वातावरण बदल गया था। शोध दल इसे साधारण दुर्घटना मान रहा था, पर अनाया और आदित्य जानते थे कि यह कहानी का अंत नहीं, बल्कि किसी नए मोड़ की शुरुआत है। सुबह की धूप जब प्राचीर पर फैली तो किले की दीवारें शांत दिख रही थीं, जैसे रात का रहस्य उन्होंने भीतर ही समेट लिया हो। अनाया ने अपनी कलाई पर कंगन को देखा। अब वो सामान्य धातु जैसा ही था, पर उसके भीतर उठती लहरें शांत नहीं हुई थीं। उसे महसूस हो रहा था कि स्मृतियां पूरी तरह खुलने वाली हैं, बस एक अंतिम दरवाजा बाकी है। विश्वविद्यालय से संदेश आया कि शोध कार्य 2 दिन में समाप्त कर दल वापस लौटेगा। ये सुनते ही अनाया के भीतर बेचैनी फैल गई। हम अभी नहीं जा सकते, उसने आदित्य से कहा। सब कुछ खुला नहीं है। आदित्य ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, शायद अंतिम उत्तर इस किले में नहीं, कहीं और है। उसी समय इतिहासकार फिर उनसे मिलने आया। उसने बताया कि युद्ध से एक दिन पहले राजमहल में एक गुप्त सभा हुई थी, जिसका उल्लेख किसी दस्तावेज में स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उस सभा के बाद सब बदल गया, इतिहासकार बोला। और उस रात राजकुमारी ने किसी पर भरोसा किया था, गलत भरोसा। अनाया के भीतर बिजली सी कौंधी। उसे एक नया दृश्य दिखा, दरबार में नहीं, बल्कि महल के निजी कक्ष में विक्रम और मृणाल आमने सामने खड़े हैं। विक्रम ने कहा था कि वह अर्जुन को बचा सकता है, बस उसे सुरंग का रास्ता बताना होगा ताकि वह युद्ध से लौट सके। मृणाल ने विश्वास कर लिया था। उसने सुरंग का रहस्य बताया, ये सोचकर कि वह अर्जुन की सहायता कर रही है। पर वही रास्ता शत्रुओं तक पहुंच गया। ये स्मृति इतनी तीखी थी कि अनाया लड़खड़ा गई। आदित्य ने उसे संभाला। क्या हुआ? उसने पूछा। अनाया की आवाज कांप रही थी। विश्वासघात, मैंने ही रास्ता बताया था।
कुछ क्षणों तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। वहां अपराधबोध की परछाई थी। तुमने विश्वास किया था, उसने शांत स्वर में कहा। विश्वास गलती नहीं होता। अनाया ने आंखें मूंद लीं। उसे याद आया जब किले पर हमला हुआ, तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ था, पर तब तक देर हो चुकी थी। आग फैल चुकी थी। उसने सुरंग से निकलने से इनकार किया, क्योंकि उसे लगा अर्जुन उसी रास्ते से लौटेगा और वो उसे रोक पाएगी। पर वो कभी उस क्षण तक नहीं पहुंचा। शाम को वे दोनों किले के उस हिस्से में गए जहां कभी राजकुमारी का कक्ष रहा होगा। वहां अब सिर्फ टूटी दीवारें और धूल थी। अनाया ने एक कोने में खड़े होकर आंखें बंद की। उसे स्पष्ट सुनाई दिया विक्रम की फुसफुसाहट, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर आग की लपटें। उसने आंखें खोलीं। इस बार वह हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर पाएगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। आदित्य ने सिर हिलाया। उसी रात उन्हें सूचना मिली कि गांव में रहने वाला वृद्ध अचानक गायब हो गया है। उसका घर खाली मिला। किसी ने कहा कि वह सुबह जल्दी कहीं चला गया। अनाया के मन में शंका गहरी हो गई। वह फिर आएगा, उसने कहा। आदित्य ने उत्तर दिया, या शायद हमें उसके पास जाना होगा। उन्होंने तय किया कि अगले दिन गांव के आसपास के पुराने मंदिर और खंडहर देखेंगे, जहां शायद विक्रम के वंश से जुड़ा कोई सुराग मिले। अगले दिन वे गांव से कुछ दूर एक जर्जर मंदिर पहुंचे। मंदिर लगभग वीरान था, पर भीतर की दीवारों पर पुराने चित्र अब भी मौजूद थे। एक चित्र में वही युद्ध का दृश्य था, पर यहाँ सैनिक के चेहरे पर स्पष्टता थी, वह अर्जुन था। उसके पीछे एक छाया नहीं, बल्कि एक और सैनिक खड़ा था, जिसका चेहरा विक्रम से मिलता था। चित्र के नीचे कुछ अक्षर धुंधले थे। आदित्य ने धूल हटाए। लिखा था, जिसे विश्वास मिला उसने ही मार्ग खोला। अनाया ने गहरी सांस ली। यही सत्य है, उसने कहा। मंदिर के भीतर एक छोटा सा कक्ष था, जहां दीपक जल रहा था। वहां वही वृद्ध खड़ा था, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। तुम सच तक पहुंच गए, उसने कहा। उसकी आवाज इस बार शांत थी। आदित्य ने पूछा, तुम हमें रोक क्यों रहे थे? वृद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि हर जन्म में तुम दोनों सत्य जान लेते हो, और हर बार मेरे वंश की कहानी समाप्त होती है। उसकी आंखों में थकान थी। मेरे पूर्वज ने जो किया, वह उसकी महत्वाकांक्षा थी, पर उसका दंड पीढ़ियां भुगतती रहीं। अनाया ने पहली बार उसमें शत्रु नहीं, एक थका हुआ मनुष्य देखा। तो इस बार तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। वृद्ध ने धीरे से कहा, कहानी को समाप्त कर दो, ताकि कोई लौटे नहीं। उसके शब्दों में चुनौती नहीं थी, बल्कि याचना सी थी। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, कहानी तब समाप्त होगी जब अधूरा पूरा होगा, न कि जब उसे दबाया जाएगा। मंदिर के बाहर हवा शांत थी। बादल छट रहे थे। वृद्ध ने उन्हें देखा, फिर वेदी के पास रखी एक छोटी धातु की डिबिया उठाए। यह अंतिम स्मृति है, उसने कहा। डिबिया में राख का एक कण था। युद्ध के बाद यह अवशेष यहाँ लाया गया था। कहा जाता है कि यह उस आग का अंश है जिसने सब नष्ट किया। अनाया ने डिबिया को देखा। उसके भीतर अजीब सी शांति फैल गई। उसे लगा जैसे वह उस आग को पहचानती है, पर उससे डरती नहीं। वृद्ध ने डिबिया आदित्य को सौंप दी। ले जाओ, उसने कहा। शायद यही अंत का आरंभ है। इतना कहकर वह मंदिर के पीछे चला गया। जब अनाया और आदित्य बाहर आए, तो वह कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे वह स्वयं एक स्मृति था, जो अपना काम पूरा कर विलीन हो गई। किले लौटते समय आकाश स्वच्छ था। सूरज की रोशनी दीवारों पर चमक रही थी। अनाया ने महसूस किया कि अपराधबोध की परछाई हल्की हो रही है। उसने आदित्य की ओर देखा। इस बार हम आग को शांत करेंगे, उसने कहा। आदित्य ने डिबिया को कसकर पकड़ा। और इस बार कोई देर नहीं होगी। किले की प्राचीर पर खड़े होकर उन्होंने दूर क्षितिज की ओर देखा। हवा में अब भय नहीं था, न ही पीछा करती छाया। स्मृतियां स्पष्ट थीं, पर बोझ नहीं रहीं। कहानी का सत्य सामने था, विश्वास, विश्वासघात और अधूरा वादा। अब जो शेष था, वह था उस वादे को पूर्ण करना। अनाया ने अपनी कलाई पर कंगन को छुआ। वह स्थिर था, जैसे प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी हो और अगला अध्याय खुलने को तैयार हो।
मंदिर से लौटने के बाद किले की हवा बदल चुकी थी, जैसे दीवारों ने कोई लंबा बोझ उतार दिया हो। फिर भी भीतर एक अनकहा तनाव था। अनाया ने उस छोटी धातु की डिबिया को मेज पर रखा और देर तक उसे देखती रही। राख का वह कण साधारण दिखता था, पर उसके भीतर जैसे सदियों की जली हुई स्मृतियां समाई थीं। आदित्य खिड़की के पास खड़ा दूर क्षितिज को देख रहा था। सूर्यास्त की लालिमा किले की प्राचीर पर फैल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके सपनों में आग फैलती थी, पर इस बार लपटें नहीं थीं, सिर्फ रोशनी थी। हमें इसे वहीं ले जाना होगा जहां सब शुरू हुआ, अनाया ने धीमे स्वर में कहा। आदित्य मुड़ा। वेदी के पास, उसने पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। रात का इंतजार उन्हें लंबा लगा। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, किले की आवाजें स्पष्ट होने लगी, हवा की सरसराहट, दूर कहीं किसी दरवाजे की चरमराहट, और कभी कभी सुनाई देने वाली अस्पष्ट पदचाप। वे दोनों चुपचाप सुरंग के धंसे हुए हिस्से के पास पहुंचे। मुख्य मार्ग बंद हो चुका था, पर मंदिर में मिले कक्ष के नीचे एक और रास्ता होने का संकेत मिला था। उन्होंने टॉर्च जलाई और उस वैकल्पिक रास्ते से नीचे उतरने लगे। पत्थर ठंडे थे, हवा नम थी, हर कदम पर अतीत की गूंज सुनाई दे रही थी। नीचे वही गोलाकार कक्ष फिर सामने था। इस बार छत से गिरती रेत थम चुकी थी। वेदी अब भी बीच में खड़ी थी। दीवार पर अधूरा चित्र जस का तस था, राजकुमारी और सैनिक, और उनके बीच आग। अनाया ने डिबिया खोली, राख का कण उसकी हथेली पर रखा। जैसे ही उसने उसे वेदी पर रखा, हवा का एक झोंका भीतर आया, जबकि सुरंग बंद थी। टॉर्च की रोशनी कांपी, दीवार पर बना चित्र जैसे जीवित हो उठा। आग की लपटें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। उनके बीच की दूरी कम होती दिखाई दी। आदित्य ने अनाया का हाथ थाम लिया। उसी क्षण उन्हें एक साथ दृश्य दिखा, युद्ध समाप्त हो चुका है। अर्जुन घायल अवस्था में किले की ओर दौड़ रहा है। धुआं छट चुका है, पर महल जल चुका है। वह सुरंग से प्रवेश करता है और वेदी के पास गिर पड़ता है। उसके हाथ में वही तलवार है, और वह मृणाल का नाम पुकारता है। दूर से कदमों की आहट आती है। विक्रम। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि भय है। अर्जुन आखिरी बार उठता है, पर वार अधूरा रह जाता है। विक्रम भाग जाता है। अर्जुन वेदी के पास गिरकर शपथ लेता है कि यदि जन्म मिले तो अधूरी कथा पूरी करेगा। दृश्य टूट जाता है। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले, पर उनमें पीड़ा से अधिक स्पष्टता थी। वह भाग गया था, उसने कहा। आदित्य ने सिर हिलाया, और इसलिए कहानी रुकी रही। वेदी पर रखी राख अचानक हल्की सी चमकी और फिर शांत हो गई। दीवार का चित्र अब बदल चुका था। आग की जगह खाली स्थान था, और दोनों आकृतियां लगभग साथ खड़ी थीं। अनाया ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे कोई गांठ खुल गई हो। उसी समय सुरंग के प्रवेश पर कदमों की आहट गूंजी। वे दोनों मुड़े। अंधेरे से एक परिचित आकृति उभरी, वही वृद्ध, पर इस बार उसके चेहरे पर न कठोरता थी न व्यंग्य। वह धीरे धीरे आगे आया। तुमने कर दिखाया, उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी। आग को शांत कर दिया। आदित्य ने पूछा, अब क्या? वृद्ध ने वेदी की ओर देखा। अब जो अधूरा था, वह पूर्ण होगा। मेरे वंश का बोझ भी यहीं समाप्त होगा। वृद्ध ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला और वेदी पर रख दिया। यह विक्रम का था, उसने कहा। हर पीढ़ी ने इसे संभाला, जैसे कोई अभिशाप। अनाया ने ताबीज को देखा। उसे उसमें कोई भय नहीं दिखा, सिर्फ एक थका हुआ इतिहास। वृद्ध ने उनकी ओर देखा। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे लगा कि यदि सत्य फिर जीवित हुआ तो सब कुछ फिर जल उठेगा। पर तुमने आग नहीं, स्मृति जगाई है। उसकी आंखों में नमी थी। कुछ क्षणों तक तीनों मौन रहे। फिर वृद्ध धीरे धीरे पीछे हट गया। अब मैं मुक्त हूँ, उसने कहा और अंधेरे में विलीन हो गया। इस बार उसकी अनुपस्थिति में कोई ठंडक नहीं थी। सुरंग में हवा स्थिर थी, शांत। अनाया ने आदित्य की ओर देखा। उसके भीतर अपराधबोध का अंतिम अंश भी पिघल चुका था। इस जन्म में हम भागेंगे नहीं, उसने कहा। आदित्य ने उत्तर दिया, और इस बार कोई हमें अलग नहीं करेगा। वे दोनों वेदी के सामने खड़े रहे, जैसे किसी अदृश्य अध्याय के बंद होने का साक्षी बन रहे हों।
ऊपर कहीं से हल्की रोशनी भीतर आ रही थी, जबकि रात गहरी थी, जैसे समय की परतें हट गई हों। जब वे बाहर निकले तो किले की दीवारें पहले से उजली लग रही थीं। सुबह होने वाली थी। क्षितिज पर हल्की गुलाबी आभा फैल रही थी। अनाया ने अपनी कलाई देखी। कंगन अब बिल्कुल सामान्य था, बिना किसी असामान्य चमक के। उसे लगा जैसे उसका काम पूरा हो चुका है। आदित्य ने उसकी ओर देखा। अब उसने पूछा। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, अब हम वर्तमान में जिएंगे। किले के मुख्य द्वार से बाहर निकलते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वही प्राचीरें, वही आंगन, पर अब उनमें कोई छिपी पुकार नहीं थी। हवा में सिर्फ सुबह की ताजगी थी। उनके कदम हल्के थे, जैसे सदियों का भार उतर गया हो। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। इस स्पर्श में अब किसी अधूरे वादे की छाया नहीं थी, बल्कि पूर्णता की सहज गर्माहट थी। सूरज उग आया। उसकी रोशनी ने किले को सुनहरा कर दिया। अनाया ने महसूस किया कि उसके भीतर पहली बार पूर्ण शांति है। न कोई छाया, न कोई अधूरा दृश्य। अतीत अपनी जगह पर स्थिर हो चुका था। वर्तमान खुला था, विस्तृत और उजला। वे दोनों साथ साथ चल पड़े, और इस बार उनके पीछे कोई आग नहीं थी, सिर्फ उगते सूरज की रोशनी थी जो उनके आगे की राह पर फैलती जा रही थी। किले से लौटने के बाद शहर की हलचल उन्हें कुछ समय के लिए अजनबी सी लगी, जैसे वे किसी और समय से वापस आए हों। विश्वविद्यालय के गलियारे, लाइब्रेरी की खामोशी, दोस्तों की सामान्य बातचीत, सब कुछ वैसा ही था, पर उनके भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। अनाया ने कई बार अपनी कलाई पर नजर डाली। कंगन अब बस एक पुराना आभूषण था, पर उसके स्पर्श में अब बेचैनी नहीं थी। आदित्य ने तलवार की टूटी मूठ और मुहर विश्वविद्यालय के अभिलेख विभाग को सौंप दी, पर उसने डिबिया अपने पास रखी। राख का वह कण अब शांत था, जैसे अपनी भूमिका निभा चुका हो। दिन बीतते गए, पर स्मृतियां पूरी तरह लुप्त नहीं हुईं। वे अब सपनों की तरह थीं, स्पष्ट पर नियंत्रित। एक शाम अनाया को अचानक वही आंगन दिखा, पर इस बार वहां आग नहीं थी। मृणाल और अर्जुन साथ खड़े थे, बिना किसी भय के। दृश्य कुछ क्षण रहा और फिर मिट गया। उसने महसूस किया कि अतीत अब उसे खींच नहीं रहा, बस स्वीकार कर चुका है। उसने आदित्य को फोन किया। क्या तुम्हें भी अब शांति महसूस होती है? उसने पूछा। आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, जैसे कोई लंबा इंतजार खत्म हुआ हो। कुछ दिनों बाद विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें किले से मिले अवशेष प्रदर्शित किए जाने थे। अनाया और आदित्य दोनों वहां मौजूद थे। कांच के भीतर रखी मुहर, तलवार का हिस्सा और कुछ टूटे पत्थर। लोग उन्हें इतिहास की वस्तुएं मानकर देख रहे थे, पर उनके लिए ये जीवित स्मृतियां थीं। प्रदर्शनी के दौरान एक अजनबी युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। आप लोग वही हैं जो उस किले पर शोध कर रहे थे? उसने पूछा। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। युवक ने कहा, मैं उस गांव का हूँ। सुना है वहां हाल में कुछ अजीब घटनाएं हुईं। अनाया और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। कैसी घटनाएं? अनाया ने पूछा। युवक ने कहा, पुराना मंदिर अब पूरी तरह ढह गया है, और उस वृद्ध का कोई पता नहीं चला। उनके भीतर हल्की सी लहर उठी, पर भय नहीं। अनाया ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी कुछ अध्याय स्वयं बंद हो जाते हैं। युवक ने सिर हिलाया और चला गया। प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद दोनों बाहर आए। शाम ढल रही थी, हवा में हल्की ठंडक थी। आदित्य ने अचानक कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा मिलना भी संयोग था? अनाया मुस्कुराई। शायद नहीं, शायद यह अधूरे वादे का अंतिम चरण था। कुछ क्षणों तक वे चुप रहे। शहर की रोशनी जलने लगी थी। दिनों के साथ उनका रिश्ता सहज होने लगा। अब उसमें रहस्य की जगह परिचय था और भय की जगह भरोसा। वे अक्सर नदी किनारे बैठते, बिना अतीत की चर्चा किए। एक रात अनाया ने कहा, अगर हमें फिर जन्म मिला तो? आदित्य ने हल्के स्वर में कहा, तो शायद हमें याद भी न रहे, और शायद वही बेहतर होगा। अनाया ने सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसे लगा कि अब किसी वादे की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अधूरा था वह पूरा हो चुका है। कुछ महीनों बाद उन्हें फिर उस किले पर जाने का निमंत्रण मिला,
इस बार औपचारिक रूप से शोध पूर्ण होने के बाद धन्यवाद समारोह के लिए वे दोनों साथ गए। किला अब पहले से अधिक संरक्षित था। दीवारों की मरम्मत हो चुकी थी और सुरंग का धंसा हिस्सा सील कर दिया गया था। समारोह के बाद वे चुपचाप प्राचीर पर चले गए। हवा शांत थी, सूर्यास्त सुनहरा था। अनाया ने नीचे देखा जहां कभी गांव और मंदिर दिखाई देते थे। अब वहां बस खुला मैदान था, कोई धुआं नहीं, कोई छाया नहीं। आदित्य ने जेब से डिबिया निकाली। इसे यहीं छोड़ दें, उसने पूछा। अनाया ने उसकी ओर देखा। अब इसकी जरूरत नहीं, उसने कहा। वे दोनों सुरंग के बंद प्रवेश के पास गए और डिबिया को पत्थरों के बीच रख दिया। बिना किसी अनुष्ठान, बिना किसी शब्द के, जैसे कोई सामान्य वस्तु छोड़ रहे हों, पर उनके भीतर यह एक शांत स्वीकृति थी। जाते समय अनाया ने आखिरी बार किले की ओर देखा। उसे लगा जैसे दीवारें मुस्कुरा रही हों। हवा में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, सिर्फ शाम की नर्म रोशनी। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। इस स्पर्श में न स्मृति थी न प्रश्न, बस वर्तमान। वापसी की राह पर आकाश में तारे एक एक कर उभरने लगे। अनाया ने कहा, अब हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा, कौन सी? वह हंसी जो इस जन्म की है। उनकी हंसी हवा में घुल गई। पीछे छूटता किला अब अंधेरे में डूब रहा था, पर उसमें कोई अधूरापन नहीं था। समय आगे बढ़ता गया, जीवन अपने सामान्य क्रम में लौट आया। कभी कभी अनाया को दूर कहीं रणभेरी की हल्की गूंज सुनाई देती, पर वह जानती थी कि वह सिर्फ स्मृति है, कोई पुकार नहीं। आदित्य भी कभी कभी तलवार की ठंडी पकड़ महसूस करता, पर वह तुरंत वर्तमान की गर्माहट में लौट आता। उनके बीच अब कोई रहस्य नहीं था, सिर्फ साझा अनुभव था। एक सुबह सूर्योदय के समय वे दोनों नदी किनारे खड़े थे। आकाश में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। अनाया ने कहा, देखो, आग भी ऐसी ही होती है, रोशनी देती है, अगर उसे नियंत्रित किया जाए। आदित्य ने उसकी ओर देखा। और अगर उसे छोड़ दिया जाए तो सब जला देती है। दोनों मुस्कुरा उठे। उनके शब्दों में अब दर्द नहीं था, बस समझ थी। सूरज पूरी तरह उगाया। उसकी किरणें पानी पर चमकने लगीं। अनाया ने महसूस किया कि उसके भीतर अब कोई प्रतीक्षा नहीं है, न किसी पुनर्जन्म की, न किसी वादे की। जो अधूरा था वह पूर्ण हो चुका है, और जो आगे है वह नया है। आदित्य ने उसका हाथ थामकर कहा, चलें। उसने सिर हिलाया। वे साथ साथ आगे बढ़ गए। पीछे न कोई धुआं था, न कोई छाया, सिर्फ एक साफ आकाश और खुली राह, जहां उनकी कहानी अब बिना किसी पुराने बोझ के आगे बढ़ रही थी। किले से अंतिम विदाई के बाद जीवन जैसे सामान्य लय में लौट आया था, पर कुछ चीजें अब भी अनकही थीं। अनाया और आदित्य ने अतीत को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया था, पर स्मृतियों की महीन परतें कभी कभी हवा में तैर जाती थीं। एक शाम जब वे शहर की भीड़ से दूर पुराने झील किनारे बैठे थे, पानी में डूबता सूरज लहरों पर बिखर रहा था। अनाया ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमने सिर्फ एक कहानी पूरी नहीं की, बल्कि एक चक्र तोड़ा है? आदित्य ने पानी में झिलमिलाती रोशनी को देखते हुए उत्तर दिया, हाँ। और शायद इसलिए अब सब इतना शांत है। पर वह शांति अधिक दिनों तक एक सी नहीं रही। विश्वविद्यालय में एक नई शोध परियोजना शुरू हुई, राज्य के अन्य प्राचीन किलों पर अध्ययन। परियोजना के समन्वयक ने विशेष रूप से अनाया और आदित्य को शामिल होने का आग्रह किया। जब उन्होंने नक्शा देखा तो उनमें से एक स्थान पहचान में आया, वही क्षेत्र जहां अर्जुन अंतिम युद्ध के लिए भेजा गया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ क्षणों तक कोई शब्द नहीं बोले गए। अंततः अनाया ने कहा, हमें जाना चाहिए। आदित्य ने सिर हिलाया। नया किला पहाड़ी क्षेत्र में था, ऊंचाई पर बना, पत्थरों से घिरा और चारों ओर घना जंगल। वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी परिचित गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी और लोहे की मिलीजुली। अनाया ने गहरी सांस ली। ये वही स्थान है जहां युद्ध हुआ था, उसने धीरे से कहा। आदित्य ने चुपचाप प्राचीर की ओर देखा। उसके भीतर हल्की सी बेचैनी उठी, पर अब उसमें डर नहीं था। वे शोध कार्य में लग गए, पर दोनों जानते थे कि उनका यहाँ आना सिर्फ संयोग नहीं है।
तीसरे दिन खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे से एक धातु का संदूक निकला। वह छोटा था पर भारी। उसे सावधानी से खोला गया। भीतर कुछ टूटे बाण, एक पुराना वस्त्र का टुकड़ा और एक पत्थर की पट्टिका थी। पट्टिका पर उकेरे शब्द पढ़कर अनाया के भीतर फिर लहर उठी। जिसने लौटने की शपथ ली, उसने लौटकर युद्धभूमि देखी। आदित्य ने वह पंक्ति दोहराई। उसकी आंखों के सामने दृश्य कौंधा, घायल अर्जुन, धुएं से भरी हवा और दूर से आती घोड़ों की टापें। उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया। ये वही जगह है, उसने कहा। रात में पहाड़ी किले का वातावरण अलग था। हवा तेज थी और जंगल से अजीब आवाजें आती थीं। अनाया अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसे मैदान में एक आकृति दिखाई दी, कवच पहने कोई सैनिक जो स्थिर खड़ा था। उसने आंखें मली, पर आकृति गायब हो गई। उसने तुरंत आदित्य को बुलाया। तुमने कुछ देखा? उसने पूछा। आदित्य ने बाहर झांका। नहीं, उसने कहा, पर उसके भीतर भी हल्की सी सिहरन दौड़ गई। अगले दिन वे उस मैदान में गए। वहां घास उगी हुई थी, पर बीच में मिट्टी का रंग अलग था, जैसे कभी वहां आग जली हो। अनाया उस स्थान पर खड़ी हुई। उसे स्पष्ट सुनाई दिया तलवारों की टकराहट, घायल सैनिकों की कराह और अर्जुन की आवाज। उसने आंखें बंद की। दृश्य सामने खुल गया। युद्ध समाप्त हो चुका है। अर्जुन खड़ा है, थका हुआ पर जीवित। वह चारों ओर देखता है, जैसे किसी को खोज रहा हो। तभी दूर से संदेशवाहक आता है, किला जल चुका है। मृणाल, शब्द अधूरा रह जाता है। अर्जुन की आंखों में जो भाव था, वही अब आदित्य की आंखों में था। अनाया ने आंखें खोली। तुम यहाँ अकेले नहीं मरे थे, उसने धीमे से कहा। तुम जीवित थे, पर देर हो चुकी थी। आदित्य ने गहरी सांस ली। तो मेरा अंत युद्ध में नहीं हुआ था, उसने कहा। मैं जीवित रहा, उस दर्द के साथ। यह नई स्मृति उनके लिए अप्रत्याशित थी। उन्होंने सोचा था कि कहानी वेदी पर समाप्त हो चुकी है, पर यह नया अध्याय खुल गया था। शायद अर्जुन ने अपने जीवन के शेष वर्ष उसी अपराधबोध के साथ बिताए थे, और शायद वही अधूरापन उन्हें फिर लौटने पर मजबूर करता रहा। शाम को जब वे शोध शिविर में लौटे, तो उन्हें पता चला कि संदूक में एक और वस्तु मिली है, एक मुड़ा हुआ धातु का टुकड़ा, जिस पर वही राजचिन्ह उकेरा था। पर यह मुहर नहीं थी, बल्कि अंगूठी का हिस्सा था। अनाया ने उसे हाथ में लिया। उसकी धड़कन तेज हो गई। यह विवाह की अंगूठी थी, उसने कहा, बिना सोचे। आदित्य ने उसकी ओर देखा। क्या? अनाया ने आंखें बंद की। उसे दृश्य दिखा। युद्ध से पहले अर्जुन ने मृणाल को यह अंगूठी दी थी, वचन के रूप में। पर विवाह कभी हो नहीं सका। अंगूठी युद्धभूमि में गिर गई थी। ये स्मृति किसी पीड़ा की तरह नहीं आई, बल्कि अधूरी रेखा की तरह जो अब जुड़ रही थी। आदित्य ने धीरे से कहा, तो यह वादा भी अधूरा था। दोनों कुछ देर मौन रहे। पहाड़ी हवा तेज थी, पर अब उसमें कोई बेचैनी नहीं थी, जैसे ये स्थान भी अपना सत्य सौंप रहा हो। रात गहराने पर अनाया को फिर वही सैनिक की आकृति दिखी, पर इस बार वह स्थिर नहीं थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर हवा में घुल गई। अनाया ने समझ लिया, ये स्मृति थी, जो अपना अंतिम दृश्य दिखाकर विदा ले रही थी। उसने आदित्य से कहा, हमें अंगूठी को वहीं रखना चाहिए जहां उसे होना चाहिए। आदित्य ने पूछा, कहाँ? अनाया ने उत्तर दिया, वर्तमान में। अगली सुबह उन्होंने अंगूठी का वह हिस्सा अपने पास रख लिया। शोध पूरा होने के बाद वे शहर लौट आए। पहाड़ी किला पीछे छूट गया, पर इस बार उनके भीतर कोई प्रश्न नहीं था। अर्जुन का जीवन, उसका अधूरा वादा, उसकी वापसी, सब स्पष्ट हो चुका था। अनाया ने महसूस किया कि पुनर्जन्म सिर्फ मृत्यु के बाद का नहीं, बल्कि हर अधूरे क्षण के बाद का होता है। जब कोई रेखा पूरी हो जाती है, तो चक्र टूट जाता है। शहर पहुंचकर एक शाम आदित्य ने अनाया को वही अंगूठी दिखाई। उसने उसे ठीक करवाया था, नया आकार दिया था, पर राजचिन्ह वही था। उसने बिना किसी औपचारिक शब्द के अंगूठी उसकी ओर बढ़ाई। अनाया ने उसे देखा। उसकी आंखों में न अतीत था न भय, सिर्फ वर्तमान की चमक। उसने अंगूठी पहन ली। इस बार कोई आग नहीं थी, कोई रणभेरी नहीं, कोई छाया नहीं।
सिर्फ हल्की सी मुस्कान और स्थिर हवा। रात में जब वे साथ बैठे थे, अनाया ने कहा, अब कहानी सच में पूरी हो गई। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थामा। हाँ, इस जन्म में। बाहर आकाश साफ था, तारे स्थिर थे, कहीं दूर कोई युद्ध भूमि नहीं, कोई जलता किला नहीं। सिर्फ दो लोग, जिन्होंने सदियों का सफर तय करके अंततः वर्तमान की शांति पा ली थी। अंगूठी पहनने के बाद सब कुछ जैसे सरल हो जाना चाहिए था, पर जीवन कभी सीधी रेखा नहीं होता। पहाड़ी किले से लौटे उन्हें कुछ ही सप्ताह हुए थे कि विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा हुई। विषय था इतिहास, स्मृति और पुनरावृत्ति। अनाया और आदित्य दोनों को अपने शोध के आधार पर प्रस्तुति देने के लिए चुना गया। यह अवसर बड़ा था, पर उनके लिए ये सिर्फ अकादमिक मंच नहीं था, यह उनके निजी इतिहास का सार्वजनिक रूप से सामना करने जैसा था। सम्मेलन का आयोजन उसी शहर में था जहां से सदियों पहले युद्ध के लिए सेना रवाना हुई थी। जब वे वहां पहुंचे तो शहर आधुनिक था, ऊंची इमारतों और भीड़-भाड़ से भरा, पर पुराने किले के अवशेष अब भी एक कोने में खड़े थे। अनाया ने होटल की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, इतिहास मिटता नहीं, बस परतों के नीचे छिप जाता है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, और कभी-कभी हम खुद उन परतों को हटाने आ जाते हैं। प्रस्तुति के दिन सभागार भरा हुआ था। जब अनाया मंच पर पहुंची, उसकी आवाज स्थिर थी। उसने किले, सुरंग, वेदी और युद्ध भूमि की बात की, पर व्यक्तिगत अनुभवों का उल्लेख नहीं किया। उसने कहा कि स्मृतियां सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, स्थानों की हवा में भी रहती हैं। आदित्य ने अपने हिस्से में युद्ध भूमि से मिले अवशेषों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। उसके शब्दों में तर्क था, पर भीतर कहीं एक शांत स्वीकृति भी थी। प्रस्तुति समाप्त होते ही तालियां गूंज उठीं, पर दोनों जानते थे कि उनके लिए असली क्षण अभी बाकी है। सम्मेलन के बाद वे पुराने अवशेषों की ओर गए। वह स्थान अब संरक्षित था, पर खाली। वहां खड़े होकर अनाया ने महसूस किया कि कोई पुकार नहीं है। न कोई सैनिक की आकृति, न कोई रणभेरी, सिर्फ हवा, जो सामान्य थी। आदित्य ने कहा, शायद इसलिए कि हमने यहाँ कुछ अधूरा छोड़ा नहीं। वे कुछ देर चुप रहे। उसी समय एक वृद्ध प्रोफेसर उनके पास आए। उन्होंने उनकी प्रस्तुति की सराहना की और कहा, इतिहास तब पूरा होता है जब उसे स्वीकार कर लिया जाए। ये साधारण वाक्य था, पर उनके लिए गहरा। प्रोफेसर चले गए। अनाया ने धीरे से कहा, स्वीकार करना ही मुक्ति है। आदित्य ने उसकी ओर देखा, और हमने कर लिया है। रात को होटल लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वे दोनों भीगते हुए दौड़े, हंसते हुए। ये साधारण क्षण था, पर उनके लिए असाधारण। सदियों के बाद पहली बार बारिश सिर्फ बारिश थी, आग का विपरीत नहीं। कमरे में पहुंचकर अनाया ने खिड़की खोली। शहर की रोशनियां पानी में धुंधली हो रही थीं। उसने आदित्य की ओर मुड़कर कहा, अगर उस समय युद्ध नहीं होता, तो शायद हमारी कहानी अलग होती। आदित्य ने उत्तर दिया, पर तब शायद हम ये शांति नहीं समझ पाते। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक साथ रहने का निर्णय लिया। यह कोई नाटकीय घोषणा नहीं थी, बस सहज कदम। घर छोटा था, पर उजला। दीवारों पर उन्होंने अपने शोध की तस्वीरें लगाईं, किले की प्राचीर, पहाड़ी मैदान, सुरंग का बंद प्रवेश। पर कहीं भी आग का चित्र नहीं था। वे अब स्मृति को सजाकर नहीं, समझकर जी रहे थे। एक शाम अनाया को डाक में एक पार्सल मिला। भीतर वही पुरानी डिबिया थी, जिसे उन्होंने किले में छोड़ दिया था। साथ में एक छोटा सा पत्र था, कभी कभी कुछ चीजें लौट आती हैं, पर उनका अर्थ बदल चुका होता है। कोई नाम नहीं था। वे दोनों चुप रहे। डिबिया खोलने पर भीतर सिर्फ खालीपन था। राख का कण गायब था। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, अब ये सिर्फ धातु है। आदित्य ने सिर हिलाया। उन्होंने डिबिया को एक दराज में रख दिया, बिना किसी भय के। समय के साथ जीवन और भी सामान्य होता गया। वे अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते, शाम को साथ बैठते, भविष्य की योजनाएं बनाते। एक दिन आदित्य ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि पुनर्जन्म सच में होता है? अनाया ने कुछ क्षण सोचा। शायद, उसने कहा, पर शायद पुनर्जन्म का अर्थ ये भी है कि हम हर दिन नए होकर उठते हैं। आदित्य मुस्कुराया, तो ये हमारा नया जन्म है।
वर्ष के अंत में वे फिर उसी पहले किले पर गए, इस बार पर्यटक की तरह। वहां भीड़ थी, बच्चे खेल रहे थे, गाइड इतिहास सुना रहे थे। वे प्राचीर पर खड़े हुए। सूरज ढल रहा था। अनाया ने महसूस किया कि अब कोई दृश्य भीतर नहीं उठ रहा, कोई अतीत नहीं। उसने आदित्य का हाथ थामा। अब सच में सब समाप्त है, उसने कहा। आदित्य ने उत्तर दिया, और सब शुरू भी। जब वे लौट रहे थे, हवा में हल्की ठंडक थी, आकाश में तारे चमक रहे थे। अनाया ने ऊपर देखा और सोचा, यदि कभी फिर कोई चक्र शुरू हुआ भी, तो वह भय का नहीं होगा, क्योंकि इस बार उन्होंने अंत को देखा है। आदित्य ने कार स्टार्ट की। सड़क आगे खुली थी, अंधेरी पर साफ। उनकी कहानी अब इतिहास की नहीं, वर्तमान की थी। पुनर्जन्म की नहीं, जीवन की। और इस बार किसी सुरंग, किसी युद्धभूमि, किसी विश्वासघात की जरूरत नहीं थी। सिर्फ दो लोग, जिन्होंने समय की परतों को पार करके अंततः एक साधारण, शांत और उजले वर्तमान को चुना था। बाहर शहर की रोशनियां दूर तक फैली थीं। भीतर उनके बीच एक स्थिर गर्माहट थी, जो किसी भी आग से अधिक स्थायी थी। समय धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ता रहा, पर जीवन के शांत पानी में भी कभी कभी लहरें उठती हैं। अनाया और आदित्य अब साथ रह रहे थे, अपने काम, शोध और छोटे छोटे रोजमर्रा के पलों में व्यस्त। पर एक रात अनाया को फिर एक सपना आया। ये सपना अलग था। उसमें न आग थी, न युद्ध, न किला। वो एक विशाल मैदान में खड़ी थी जहां दूर दूर तक हरियाली थी। बीच में एक पुराना वृक्ष खड़ा था। वृक्ष के नीचे अर्जुन और मृणाल बैठे थे, पर इस बार वे विदा नहीं ले रहे थे। वे बस साथ थे, शांत। जब अनाया उनकी ओर बढ़ी, दृश्य धीरे धीरे उसके अपने चेहरे में बदल गया। वह जाग गई। उसकी धड़कन तेज नहीं थी, बल्कि एक अनोखी स्थिरता थी। सुबह उसने आदित्य को सपना बताया। आदित्य ने ध्यान से सुना और कहा, शायद ये संकेत है कि अब स्मृतियां भी शांत हो चुकी हैं। अनाया ने सिर हिलाया, पर भीतर उसे लगा कि कहानी अभी एक अंतिम रूप ले रही है, किसी निष्कर्ष की तरह, जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में आता है। कुछ दिनों बाद उन्हें उसी पहाड़ी क्षेत्र से एक निमंत्रण मिला। स्थानीय प्रशासन वहां एक स्मारक बनवाना चाहता था, युद्ध में मारे गए सैनिकों की स्मृति में। शोध के आधार पर उन्होंने अनाया और आदित्य को सलाहकार बनने को कहा। ये प्रस्ताव अप्रत्याशित था। आदित्य ने चुपचाप पत्र पढ़ा। अनाया ने धीमे स्वर में कहा, शायद यह अंतिम कड़ी है। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब वे पहाड़ी मैदान पहुंचे तो मौसम साफ था। जहां कभी उन्हें तलवारों की टकराहट की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब घास हिल रही थी। प्रशासन ने पूछा कि स्मारक किस रूप में बने। अनाया कुछ देर मौन रही। फिर उसने कहा, कोई मूर्ति नहीं, बस एक पत्थर की पट्टिका और एक खुला स्थान, जहां लोग बैठ सकें। आदित्य ने जोड़ा, और उस पर किसी एक का नहीं, सबका नाम। अधिकारियों ने सहमति जताई। निर्माण के दिनों में वे अक्सर वहां जाते। हर बार अनाया को वही वृक्ष याद आता जो उसने सपने में देखा था। मैदान के किनारे सच में एक पुराना पेड़ था, जिसकी जड़ें गहरी थीं। उसने प्रशासन से अनुरोध किया कि स्मारक उसी पेड़ के पास बने। काम पूरा होने में कुछ सप्ताह लगे। अंततः वह दिन आया जब स्मारक का उद्घाटन होना था। उद्घाटन के समय स्थानीय लोग, अधिकारी और कुछ इतिहासकार मौजूद थे। अनाया और आदित्य थोड़ी दूरी पर खड़े रहे। जब पट्टिका से कपड़ा हटाया गया, उस पर लिखा था, उन सभी के लिए जिन्होंने लौटने का वादा किया। ये वाक्य अनाया ने सुझाया था। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट हुई, पर किसी ने विरोध नहीं किया। वह वाक्य किसी एक की कहानी नहीं, सभी की प्रतीक्षा का प्रतीक था। समारोह के बाद लोग धीरे धीरे लौट गए। मैदान खाली हो गया। हवा में घास की सुगंध थी। अनाया उस पट्टिका के सामने खड़ी रही। उसने आंखें बंद की। कोई दृश्य नहीं आया, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा। उसने महसूस किया कि अर्जुन का दर्द, मृणाल का अपराधबोध, विक्रम की महत्वाकांक्षा सब समय में विलीन हो चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ स्मृति है, पर बोझ नहीं। आदित्य उसके पास आया। अब सच में समाप्त? उसने पूछा। अनाया ने आंखें खोली और मुस्कुराई। हाँ, अब ये कहानी हमारी नहीं रही।
यह इतिहास है। वे दोनों वृक्ष के नीचे बैठ गए। धूप पत्तों से छनकर उनके चेहरों पर पड़ रही थी। अनाया ने धीरे से कहा, अगर हम कभी फिर लौटे तो शायद हमें कुछ याद न हो। और वही ठीक होगा। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। क्योंकि हमने याद रखकर जी लिया है। शाम ढलने लगी। आकाश में सुनहरी आभा फैल गई। अनाया ने उस पट्टिका की ओर आखिरी बार देखा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य धागा टूट गया है, कोई बंधन जो सदियों से उन्हें बांधे था। अब उनके बीच जो था वह सिर्फ वर्तमान था, बिना अतीत की छाया के। लौटते समय पहाड़ी रास्ते पर हवा ठंडी थी। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए अनाया ने कहा, हमने इतिहास को बंद नहीं किया, उसे स्थान दिया। आदित्य ने सिर हिलाया। और शायद इसलिए वह अब हमें नहीं पुकारेगा। रात को शहर लौटकर वे बालकनी में खड़े थे। नीचे रोशनियां जगमगा रही थीं। अनाया ने आकाश की ओर देखा। उसे कोई सैनिक, कोई किला, कोई आग नहीं दिखाई दी, सिर्फ तारे। उसने धीमे स्वर में कहा, अब हमारी कहानी बस जीवन की है। आदित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और जीवन हमेशा आगे बढ़ता है। उस रात उन्हें कोई सपना नहीं आया। सुबह जब वे जागे तो वह साधारण सुबह थी। कॉफी की खुशबू, अखबार की सरसराहट और खिड़की से आती धूप। अनाया ने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति है, जो किसी घटना से नहीं, पूर्णता से आई है। आदित्य ने मेज पर रखी अंगूठी की चमक देखी और हल्के से मुस्कुराया। उनकी यात्रा लंबी थी, किले की प्राचीरों से लेकर पहाड़ी मैदान तक, स्मृति से स्वीकार तक। अब वे किसी पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में नहीं थे। उन्होंने अपने अतीत को समझकर वर्तमान को चुना था, और यही उनका अंतिम उत्तर था। बाहर शहर जाग रहा था, भीतर उनका जीवन भी। कोई युद्ध नहीं, कोई धधकती आग नहीं, सिर्फ एक साधारण, शांत और स्थिर साथ जो किसी भी पुनर्जन्म से अधिक वास्तविक था। स्मारक बनने के बाद जीवन जैसे एक नई लय में ढल गया था। अनाया और आदित्य ने महसूस किया कि अब उनके भीतर कोई अनसुलझी गूंज नहीं बची है, पर एक अजीब सी खाली जगह जरूर है, जैसे कोई लंबी यात्रा पूरी होने के बाद यात्री को अचानक रुकना पड़ जाए। वे अपने काम में व्यस्त रहते, पर कभी कभी शाम को एक दूसरे को देखते हुए दोनों को एहसास होता कि उनके बीच अब रहस्य नहीं, सिर्फ सच्चाई है। और सच्चाई कभी कभी उतनी ही भारी होती है जितना कोई रहस्य। एक दिन विश्वविद्यालय में उन्हें एक पुराने अभिलेखागार के डिजिटलीकरण का प्रोजेक्ट सौंपा गया। ये सामान्य प्रशासनिक कार्य था, पर दस्तावेज उसी कालखंड से जुड़े थे जिसमें उनका शोध था। अनाया ने फाइलें खोलनी शुरू की। अधिकांश कागज धुंधले, अपूर्ण और अधूरे थे, पर एक फाइल के भीतर उसे एक पत्र मिला, अधजला, किनारों से काला, पर शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। वो पत्र युद्ध के बाद का था। उसमें लिखा था कि एक सैनिक कई वर्षों तक जीवित रहा, पर उसने किसी से विवाह नहीं किया। वो अक्सर एक जले हुए किले के अवशेषों के पास जाता और देर तक बैठा रहता। उसका नाम स्पष्ट नहीं था, पर संकेत साफ थे। अनाया का गला सूख गया। उसने वह पत्र आदित्य को दिखाया। आदित्य ने उसे ध्यान से पढ़ा। कुछ क्षणों तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, तो अर्जुन ने अपना शेष जीवन अकेले बिताया। अनाया ने सिर झुका लिया। शायद वह लौटकर भी पूरी तरह नहीं लौट पाया था। कमरे में कुछ देर मौन रहा। ये जानकारी नई नहीं थी, पर लिखित प्रमाण के रूप में उसे देखना अलग था। उस रात आदित्य देर तक जागता रहा। उसे अपने भीतर एक गहरा खालीपन महसूस हुआ, जैसे उस जीवन का अधूरापन अब भी कहीं अटका हो। अनाया ने उसकी बेचैनी महसूस की। उसने कहा, वो जीवन खत्म हो चुका है, तुम वह नहीं हो। आदित्य ने उत्तर दिया, पर वह मैं ही था। अनाया ने उसका हाथ थामा। हाँ, था, पर तुम अब ये भी हो। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। कुछ दिनों बाद आदित्य ने निर्णय लिया कि वह अकेले उस पहले किले पर जाएगा। अनाया ने रोका नहीं। उसे लगा कि यह एक निजी यात्रा है। किले पर पहुंचकर आदित्य ने प्राचीर पर खड़े होकर लंबी सांस ली। हवा वैसी ही थी, पर उसके भीतर अब कोई कंपन नहीं था। वह सुरंग के बंद प्रवेश के पास गया और पत्थरों पर हाथ रखा। उसे कोई दृश्य नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं आई,
सिर्फ शांत पत्थर। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं लौट आया हूँ और इस बार मैं जीवित हूँ। शाम को वह शहर लौटा। उसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि हल्कापन था। उसने अनाया से कहा, अब सच में सब पीछे रह गया। अनाया ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। उस रात वे देर तक बात करते रहे, अपने बचपन की, भविष्य की योजनाओं की, उन जगहों की जहां वे जाना चाहते थे। पहली बार उनकी बातचीत में इतिहास नहीं था। समय बीतता गया, उन्होंने अपने जीवन को नए अर्थ देने शुरू किए। अनाया ने इतिहास पर एक पुस्तक लिखने का निश्चय किया, पर उसमें व्यक्तिगत कथा का उल्लेख नहीं था। वो युद्ध और स्मृति की बात करती, पर किसी नाम के बिना। आदित्य ने शोध छोड़कर अध्यापन की ओर रुख किया। उसे लगा कि नई पीढ़ी को अतीत समझाना उसे ढूंढने से अधिक सार्थक है। एक शाम जब वे नदी किनारे टहल रहे थे, आदित्य अचानक रुक गया। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर वह जीवन अलग होता तो हम अलग होते? अनाया ने कुछ क्षण सोचा। शायद, उसने कहा, पर तब हम ये शांति नहीं जानते। आदित्य ने सिर हिलाया। तो शायद वही दर्द हमें यहाँ तक लाया। कुछ महीनों बाद अनाया की पुस्तक प्रकाशित हुई। विमोचन समारोह में उसने कहा, इतिहास को समझना उसे दोहराने से बेहतर है। उसके शब्द सरल थे, पर भीतर गहरा अर्थ था। समारोह के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने बालकनी से शहर की रोशनियां देखीं। अनाया ने धीरे से कहा, हमने अतीत को लिखा ताकि वो हमें न लिखे। आदित्य मुस्कुराया। रात को उन्हें फिर वही सपना आया, पर इस बार दोनों को एक साथ। वे उसी विशाल मैदान में थे, पुराने वृक्ष के नीचे। अर्जुन और मृणाल दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। फिर वे धीरे धीरे धुंध में बदल गए। कोई विदाई नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक शांत विलय। सुबह जब वे जागे तो दोनों ने बिना बोले समझ लिया कि यह अंतिम स्मृति थी। दिन अब साधारण थे, काम, मित्र, परिवार, छोटी छोटी यात्राएं। पर हर साधारण दिन के भीतर एक गहरी स्थिरता थी। उन्हें अब किसी उत्तर की तलाश नहीं थी। जो जानना था, जान चुके थे। जो छोड़ना था, छोड़ चुके थे। एक शाम अनाया ने आदित्य से कहा, अगर कभी हमें फिर कोई पुरानी जगह बुलाए तो क्या हम जाएंगे? आदित्य ने हल्के स्वर में उत्तर दिया, सिर्फ पर्यटक बनकर। दोनों हंस पड़े। उनके बीच अब कोई अधूरा वादा नहीं था, कोई प्रतीक्षा नहीं। आकाश में बादल छाए थे, पर उनमें आग की लालिमा नहीं थी। सिर्फ बारिश की संभावना थी, और बारिश अब उनके लिए शांति का संकेत थी, विनाश का नहीं। उन्होंने खिड़की बंद की, लाइट धीमी की और रात को सामान्य होने दिया। उनकी कहानी अब किसी स्मारक, किसी किले, किसी युद्धभूमि से बंधी नहीं थी। वह घर की दीवारों, रसोई की महक, किताबों की अलमारी और साझा हंसी में बस गई थी। पुनर्जन्म की अवधारणा अब उनके लिए दार्शनिक नहीं, निजी अनुभव थी, पर वह अनुभव अब शांत था, पूर्ण था। और इस तरह, बिना किसी बड़े नाटकीय क्षण के, उनकी यात्रा एक स्थिर बिंदु पर आकर ठहर गई, जहां अतीत स्मृति था, वर्तमान जीवन था और भविष्य खुला आकाश। वर्ष बीतते गए। जीवन ने अपनी सहज गति पकड़ ली थी। अनाया की पुस्तक को सराहना मिली, आदित्य अपने विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय हो गया। घर की दीवारों पर अब नई तस्वीरें थीं, यात्राओं की, मित्रों के साथ बिताए पलों की, नदी किनारे खींची साधारण मुस्कानों की। किले और युद्धभूमि की तस्वीरें अब भी थीं, पर वे अतीत के अध्याय की तरह शांत थीं, जैसे किसी बंद किताब के पन्ने। एक दिन अनाया को विश्वविद्यालय से एक प्रस्ताव मिला। उसे विदेश में आयोजित एक शोध कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम 6 महीनों का था। यह उसके करियर के लिए बड़ा अवसर था, पर पहली बार उन्हें लंबे समय के लिए अलग रहना पड़ता। उसने पत्र पढ़कर आदित्य की ओर देखा। क्या मुझे जाना चाहिए? उसने पूछा। आदित्य ने बिना हिचक उत्तर दिया, तुम्हें जाना चाहिए। अधूरा कुछ नहीं छोड़ना। विदाई का दिन आया। हवाई अड्डे पर खड़े होकर अनाया को अचानक एक पुरानी स्मृति की हल्की छाया महसूस हुई, जैसे कोई युद्ध के लिए विदा ले रहा हो। पर इस बार परिस्थितियां अलग थीं। यहाँ कोई रणभूमि नहीं, सिर्फ एक यात्रा थी। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं इंतजार नहीं करूंगा, बस कॉल करूंगा। दोनों हंस पड़े।
इस हंसी में सदियों का अंतर मिट गया। विदेश में अनाया का समय व्यस्त था। नए लोग, नई भाषा, नई जगहें। पर कभी कभी रात को उसे वही विशाल मैदान याद आता, वह वृक्ष, वह शांत दृश्य। अब वह स्मृति उसे दुखी नहीं करती थी, बल्कि एक आंतरिक संतुलन देती थी। उसने महसूस किया कि इतिहास को समझने के बाद उसने स्वयं को भी समझ लिया है। इधर आदित्य ने भी अपने जीवन में एक नई लय पाई। वह छात्रों को पढ़ाते समय अक्सर कहता, अतीत से भागना नहीं चाहिए, पर उसमें जीना भी नहीं चाहिए। उसके शब्दों में निजी अनुभव की गहराई थी, पर कोई जान नहीं पाता था कि वह किस इतिहास की बात कर रहा है। 6 महीने बाद जब अनाया लौटी, तो शहर वैसा ही था, पर उनके बीच एक नई परिपक्वता आ चुकी थी। दूरी ने उन्हें अलग नहीं किया, बल्कि और स्पष्ट कर दिया कि उनका साथ किसी पुनर्जन्म की मजबूरी नहीं, बल्कि सचेत चयन है। एयरपोर्ट पर मिलते समय कोई नाटकीय दृश्य नहीं था, बस एक लंबा आलिंगन जिसमें आश्वासन था। कुछ समय बाद उन्होंने अपने जीवन का अगला कदम उठाने का निर्णय लिया। एक छोटे से समारोह में, परिवार और कुछ मित्रों के बीच, उन्होंने औपचारिक रूप से विवाह किया। कोई राजसी आयोजन नहीं, कोई ऐतिहासिक प्रतीक नहीं, बस साधारण प्रतिज्ञाएं। जब आदित्य ने अंगूठी पहनाई, वह वही अंगूठी थी जो पहाड़ी किले से मिली थी, अब पूरी तरह ठीक करवाई गई। इस बार वह किसी अधूरे वादे की नहीं, पूर्ण निर्णय की प्रतीक थी। समारोह के बाद रात को वे अकेले बैठे थे। अनाया ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कहीं कोई और जन्म हमारा इंतजार कर रहा है? आदित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर है भी, तो उसे हमारी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। हमने अपना काम पूरा कर लिया है। वर्षों बाद जब वे उसी पहले किले पर फिर गए, इस बार अपने छोटे बच्चे के साथ, तो दृश्य बिल्कुल अलग था। बच्चा प्राचीर पर दौड़ रहा था, हंस रहा था। अनाया ने उसे देखकर सोचा, शायद जीवन का असली अर्थ यही है, आगे बढ़ना। आदित्य ने बच्चे को गोद में उठाया और दूर फैले मैदान की ओर इशारा किया। वहां अब कोई युद्धभूमि नहीं थी, सिर्फ हरी घास। शाम ढलते समय अनाया प्राचीर पर खड़ी रही। उसने आंखें बंद की। कोई आवाज नहीं आई, कोई दृश्य नहीं उभरा, सिर्फ वर्तमान। उसने महसूस किया कि पुनर्जन्म की सबसे बड़ी सच्चाई शायद यही है, हर पीढ़ी एक नया आरंभ है, पुराने बोझ के बिना। घर लौटते समय कार की पिछली सीट पर बच्चा सो गया था। अनाया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। आदित्य ने धीमे से कहा, हमारी कहानी अब उसके लिए सिर्फ एक कहानी होगी। अनाया ने सिर हिलाया, और यही ठीक है। रात को घर पहुंचकर जब सब सो गए, अनाया बालकनी में खड़ी रही। आकाश में तारे चमक रहे थे। उसने महसूस किया कि कहीं कोई अधूरापन नहीं बचा, न कोई वादा, न कोई प्रतीक्षा, न कोई छाया। जो था, वो पूरा था। उसने धीरे से कहा, अब सच में अंत। भीतर से आदित्य की आवाज आई, और हर अंत एक शुरुआत है। अनाया मुस्कुराई। उसने आकाश की ओर आखिरी बार देखा और भीतर लौट आई। कहानी अब इतिहास नहीं रही थी, वह जीवन बन चुकी थी, साधारण, शांत और पूर्ण।